वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 21 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको और उसे आगे रखेगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप इन सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी लिंक्स नए पुराने एक साथ मिल जाएंगे। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, पूरा देखें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर आप नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन अभी दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से आभार, और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच कंट्री हैज सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड। हाल ही में किस देश ने सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने। सबसे तेज स्पीड का इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है, हाल ही में जापान के द्वारा ये बनाया गया है। जापान के बारे में पहले देख लेते हैं। जापान का राजधानी टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन है, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। चलिए और कुछ ये देख लेते हैं। जब बात हो रही है इंटरनेट स्पीड की, तो ये कितना स्पीड दे रहा है? देखिए एक्चुअली में ये 319 टेराबाइट, ये मेगाबाइट गीगाबाइट या एमबी जीबी में नहीं, ये टेराबाइट में ये जो स्पीड है दे रहा है। 319 टेराबाइट्स प्रति सेकेंड स्पीड के साथ विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड ये जापान ने बनाया है। अब देखते हैं कुछ ये महत्वपूर्ण चीज़ जो जिसमें से कुछ तो सब कोई जानते हैं, कुछ लोग को नहीं मालूम भी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, मुझे लगता है उपयोगी है। देखिए सबसे छोटी इकाई देखते हैं ये मेमोरी का। तो 8 बिट्स में एक बाइट होता है, 1024 बाइट्स में एक केबी होता है। 1024 अब केबी का मतलब किलो बाइट है यहाँ पे। फिर से देखिए 8 बिट्स में एक बाइट्स होता है, 1024 बाइट्स में एक किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट में एक मेगा बाइट होता है, 1024 मेगा बाइट में एक गीगा बाइट होता है, और 1024 गीगा बाइट बाइनरी में दो चीज़ होता है आगे चल के, डेसिमल और बाइनरी। इसको हम लोग साइंस में अच्छे से देखेंगे और कंप्यूटर क्लास जब करेंगे उसमें इसको विस्तृत देखेंगे। इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, बाइनरी निकालना, डेसिमल में निकालना वैल्यू वगैरह, ये सब आता है। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तो 1024 गीगाबाइट बाइनरी में अगर बात करें तो इतना के बराबर होता है 1 टेराबाइट। वही 1000 जीबी डेसिमल में बात करें तो ये भी बराबर होता है 1 टेराबाइट के बाद। तो देखिए ये उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट्स आपको काफ़ी इंटरेस्टेड लगा होगा और ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी भी है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। भूटान क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में भीम यूपीआई जो हम लोग के भारत में चलता है, भीम यूपीआई जिसके तहत हम लोग पेमेंट आसानी से कर देते हैं स्कैन करके या डायरेक्ट मोबाइल पर या खाते के डिटेल्स के साथ, जो कि भारत सरकार में ही ये शुरू किया गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है आगे देखते हैं। देखिए तो ये जो भीम यूपीआई है इसको अपनाने वाला पहला देश ये बन गया है भूटान, इसलिए ये न्यूज में रहा है। आइए भीम यूपीआई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भीम यूपीआई एनपीसी के द्वारा संचालित किया जाता है। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल, यहाँ एल छूट गया, ये बार बार एल छूट जा रहा है, मैं इसको सुधार दूंगा, आज नोट कर ले रहा हूँ। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2008 में एमडी एंड सीईओ इसके दिलीप एब से हैं। तो ये रहा उसके बारे में। चलिए न्यूजीलैंड क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में एक प्रश्न आया था, हाँ प्रश्न वही करंट अफेयर में था कि विश्व का पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो ये न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा, और ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसको किया जाना है। न्यूजीलैंड से विश्व का पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट लॉन्च किया जाना है। पुर्तगाल क्यों न्यूज में है? तो विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण पुर्तगाल में हुआ है। कुछ ही मुझे लगता है अप्रैल या मई का ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इसको मैं फिर भी लाया हूँ। तो विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण पुर्तगाल में हुआ है। पुर्तगाल की राजधानी
सबको मालूम है लिस्बन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है। चलिए, तो इस एक प्रश्न से आपको देखें कितने फैक्ट्स मिले और आपको उतना बोझ भी नहीं लगा। सब कुछ धीरे धीरे उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, दिमाग में शिफ्ट कर गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार कहाँ बालिका पंचायत चुनाव कराया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहली बार कहाँ बालिका पंचायत चुनाव हुआ है? तो ये कुनरिया गांव में हुआ है। कहाँ है ये? तो गुजरात में ये कुनरिया गांव है। वहीं पर यह अपनी तरह का पहला बालिका पंचायत चुनाव कराया गया। और इस चुनाव में देखिए, यहाँ पे फैक्ट्स है, इस चुनाव में 10 वर्ष से 21 वर्ष के प्रतिभागी केवल शामिल किए गए थे। और यह पंचायत जो है लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए ही चलाई जाएगी। गुजरात में है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। चलिए, बाकी ऑप्शन देखते हैं अब। बयान गांव वेरी इंपॉर्टेंट, तो मालूम है स्टार एजुकेशन जो भी ऑप्शन लाता है डेली करंट अफेयर्स के ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस उसी पर आधारित क्वेश्चन पर ही वो बेस्ड रहता है और सभी हाल फिलहाल के करंट से रिलेटेड रहता है। बाकी स्टैटिक्स एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे हम लोग तो देते ही हैं। देखिए, वेयान गांव ये न्यूज़ में क्यों रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर का एक गांव है, उसका नाम है वेयान गांव। और यह सभी भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है यह वेयान गांव, जो सभी वयस्कों को कोविड-19 का टीका लगा चुका है। अर्थात सभी वयस्कों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव ये वेयान गांव बन गया है। देवबन ये क्यों न्यूज में है? तो भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खोला गया है ये देवबन में। कहाँ है देवबन? तो उत्तराखंड के देहरादून जिले में देवबन है। यहीं पे भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खोला गया है। इसमें क्या होगा क्रिप्टोगैमिक गार्डन में, जान ही लीजिए, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो उत्तराखंड के वन विभाग ने जुरासिक युग से मौजूद प्राचीन पौधों जीवों का एक क्रिप्टोगैमिक उद्यान समर्पित यहाँ पे कर रहा है, जो बिना बीज और फूलों के उगाए जाते हैं। और क्रिप्टोगैमिक का अर्थ होता है छिपा हुआ प्रजनन, जिसका अर्थ है कि कोई बीज नहीं, कोई फूल नहीं। तो ये बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी डिटेल्स तो हम लोग देख लिए कि भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खोला गया है देवबन में, जो कि उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। चलिए, पटना ये न्यूज़ में है कि हाल ही में न्यूज़ में था, राष्ट्रीय डॉल्फिन भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये पटना में खोला जाएगा। और इसका ऐसे कार्य जो है शुरू हो गया था, सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ था 2018-19 में ही, लेकिन अब जाकर ये पूर्ण घोषणा हो गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खोला जाएगा। ये रहा इतने फैक्ट्स। दूसरे प्रश्न से आइए, हाल ही में कौन 6000 वनडे रन बनाने वाला सबसे तेज भारतीय ओपनर क्रिकेटर बन गए हैं? तो इस सही जवाब है शिखर धवन। ये 6000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय शिखर धवन बन गए हैं। और इस उपलब्धि के साथ ही शिखर धवन विश्व के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज और पहले स्थान पर अब हाशिम अमला हैं और दूसरे स्थान पर ये शिखर धवन भी हो गए हैं। और भारत में इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो ये पहले स्थान पर हैं ऐसी उपलब्धि पाने में। चलिए, आईसीसी को देख लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट से संबंधित बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल का आयोजन आईसीसी ही कराता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में, और चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ नहीं है अभी इस पर, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा हाल ही में दिया है, हमको लगता है 1 सप्ताह से अधिक हो गया, तो इस कारण से सीईओ पोस्ट अभी खाली है। आइए बाकी ऑप्शन देखते हैं, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग है। बाबर आजम ये हाल ही में सबसे तेज 14 ओडीआई शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम। ये बाबर आजम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो मात्र 81 पारी में 14 शतक, ओडीआई वनडे में जो शतक बनाया जाता है उसकी बात हो रही है। तो 81 पारी में इन्होंने 14 ओडीआई शतक बनाने का कीर्तिमान हासिल किया है बाबर आजम ने, और ये ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं, सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं। इनके पीछे हाशिम अमला जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, विराट कोहली भारत से, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से, ये सब इनके पीछे हैं और ये पहले स्थान पर आ गए। क्रिस गेल T20 मैच में 14,000 रन पूरा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर ये क्रिस गेल बन गए हैं। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज टीम से खेलते हैं और भारत में आईपीएल में भी ये खेलते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से खेलते हैं क्रिस गेल। तो इन्होंने T20 में 14,000 रन पूरा करने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है ये विश्व का। डेवोन, अच्छा ये इंग्लिश में हो गया है केवल, चलिए कोई बात नहीं। डेवोन कॉनवे ये मुझे उम्मीद है सबको याद होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ बीते हुए। डेवोन
कॉनवे ये जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है देवन कॉनवे को, और ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। इन्हीं को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और बात करें महिलाओं में तो आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने के लिए दोनों किससे चुना गया है, तो सोफी इक्लेस्टोन को चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टोक्यो ओलंपिक 2021 में ओलंपिक लॉरेल के लिए चुना गया है, तो मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन आज से मात्र 2 दिन बाकी है, अर्थात 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच जापान के टोक्यो में होगा। यहाँ टुकड़ो हो गया है, ये मिस टाइपिंग है मेरे टाइपराइटर साहब का। यहाँ टोक्यो होगा, जापान के टोक्यो में किया जा रहा है। और ओलंपिक आयोजन आईओसी कराता है, अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना इसका 23 जून 1894। हेडक्वार्टर लॉजेन जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ये न्यूज में रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बंगबंधु चेयर स्थापित करने का घोषणा किया गया है, किसके सम्मान में, तो इन्हीं के शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में। बंगबंधु चेयर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और भारत बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। और शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, ये भी एक अलग से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कौशिक बसु इनको हाल ही में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया था, कौशिक बसु को। कौशिक बसु जो है एक भारतीय अर्थशास्त्री और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और ये और भी चर्चित हैं क्योंकि ये 2012 से 2016 तक विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने काम किया है। और यही कौशिक बसु जो है 2009 से 2012 तक भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, तो इन्हीं को मिला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021। ई साईनाथ ये भी न्यूज में रहे हैं, इनको हाल ही में फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पी साईनाथ एक प्रख्यात पत्रकार हैं, और फुकुओका जो है जापान का शहर है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। और फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार प्रत्येक वर्ष एशियाई संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को जापान सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस बार मिला है पी साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। तो ये सब फैक्ट्स रहे इसमें। आइए अगला है, हाल ही में किस दिन विज्ञान अन्वेषण दिवस मनाया गया, अर्थात साइंस एक्सप्लोरेशन डे, तो ये मनाया गया है 20 जुलाई को। क्या है ये, देखिए यहाँ पे 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका से हैं, चंद्रमा की सतह पर जाने वाले पहले मानव बन गए थे। और प्रथम विज्ञान अन्वेषण दिवस 1894 में अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे रोनाल्ड रीगन के द्वारा मनाया गया था। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 15 जुलाई को क्या मनाया गया, तो 15 जुलाई को हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है, जिसका थीम रहा है री इमेजिन यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है। 12 जुलाई को क्या हुआ, तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को हाल ही में मनाया गया है। इसके बारे में आइए हम लिख के रखें, वहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे केवल बोलने से ज़्यादा अच्छा होगा कि पढ़ते हुए सुने आप। तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, कौन सा प्रश्न है, 5वां, 1 सेकेंड, 5वां प्रश्न यहाँ है, विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। और ये प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पर मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई, ये जो मलाला हैं इनका पूरा नाम मलाला यूसुफजई हैं, जो पाकिस्तान के युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कहाँ से हैं, तो ये पाकिस्तानी हैं। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों तथा लड़कियों के शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में सबसे कम उम्र का नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये अलग से एक पॉइंट है कि सबसे कम उम्र का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसी मलाला यूसुफजई को 2014 में दिया गया, जो पाकिस्तान से हैं। और मलाला यूसुफजई का एक पुस्तक भी है, आई एम मलाला, ठीक है। तो ये रहा इसमें। अगला है 11 जुलाई, इस दिन क्या होता है, तो इस दिन विश्व जनसंख्या दिवस हाल ही में मनाया गया है। आइए विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में भी हम कुछ लिख कर रखे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, थीम है इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टालिटी। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर और चीन पहले स्थान पर है, ये आप लोग को भी मालूम होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश वायसराय जो लॉर्ड मेयो थे उनके अधीन 1872 में किया गया था। और
रेगुलर की बात करें, पहली संपूर्ण जनगणना की बात करें भारत में, तो वो 1881 में किया गया। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराया जाता है भारत में, और लास्ट बार 2011 में जनगणना अपने यहाँ हुआ था। और तब तक 2011 तक 15 बार जनगणना रेगुलर जो है वो हो चुका है। और 2011 के बाद 10 साल कब हुआ? 2021, जो कि अब हम लोग अभी चल रहे हैं। तो इस बार देखिए होता है या कोविड-19 के कारण ठप आगे जाएगा ये, तो देखिए क्या होता है। तो और जनगणना 2011 के अनुसार कुछ और यहाँ पे देखिए चार्ट्स के अनुसार मैं लाया हूँ। 2011 के अनुसार अगर जनगणना की बात करें तो ये डाटा है 1,21,08,54,977। उस समय था टोटल हम लोग का जनसंख्या, जो कि अभी 130 को भी पार कर चुका है। और उस समय के में जो कुल जनसंख्या था उसमें पुरुष जनसंख्या इतना है, महिला जनसंख्या इतना है। और साक्षरता की बात करें तो कुल जनसंख्या का 74.04% जनसंख्या उस समय साक्षर था, जिसमें से पुरुष जनसंख्या 82.14% साक्षर है और महिला जनसंख्या 65.46% साक्षर है। घनत्व की बात करें जनसंख्या घनत्व का, तो प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग निवास कर रहे हैं अभी। और लिंगानुपात 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं अभी हैं। तो ये फैक्ट्स रहा इसमें, और ऑप्शन भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च किया है? तो ये किया है केरल, सॉरी ये किया है 6 नंबर प्रश्न। किसान मित्र ऊर्जा योजना केरल नहीं, ये किया है यहाँ ऑप्शन राजस्थान ने किया। मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज था, अभी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हूँ मैं। ये राजस्थान, मैंने आंसर भी चेक कर लिया अभी। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। इस योजना के तहत किसानों के कृषि कार्य में खर्च हुए बिजली पर 1000 रुपये मासिक अनुदान दिया जाएगा, जो कि समझिए कि तो लगभग उनकी बिजली बिल माफ़ ही समझिए। 1000 बहुत होता है बिजली बिल। तो राजस्थान ने शुरू किया है किसान मित्र ऊर्जा योजना। राजस्थान का राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। केरल क्यों न्यूज में रहा है? तो ये हाल ही में केरल सरकार द्वारा मातृ कवचम अभियान शुरू किया गया है। इसमें सभी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन कराया जाएगा, टीका लगाया जाएगा। और असम सरकार हाल ही में महिलाओं, वैसी विधवा महिलाएं जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे कोविड-19 के कारण, तो वैसी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना लॉन्च हुआ है असम सरकार के द्वारा। कोविड-19 विधवा सहायता योजना असम सरकार ने शुरू किया है। इसमें ऐसी महिलाओं को एक मुश्त 2,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और असम से एक और फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में स्वदेशी आस्था और संस्कृति का एक नया विभाग शुरू करने का घोषणा असम सरकार ने किया है। असम के नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। इसका कमेंट में इसका जवाब जो है कमेंट में आप लोग जरूर दें, वेरी इजी है, जुबान पर ही होगा। चलिए उत्तर प्रदेश न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ पे हाल ही में 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने का घोषणा किया गया है। इसमें क्या होगा? 2 चाइल्ड पॉलिसी अर्थात 2 बच्चों की नीति, इसको स्वैच्छिक रूप से रखा गया है। उन लोग अपना भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन जो लोग अपनाएंगे उनको राज्य स्तरीय नौकरियों में, विभिन्न योजनाओं में विशेष लाभ दिया जाएगा। और जो लोग इसे नहीं अपनाएंगे तो ये तो स्वैच्छिक है, कोई नहीं भी मान सकता है, कोई मान भी सकता है। तो जो लोग नहीं मानेंगे उनको सरकारी नौकरियों, विभिन्न योजनाओं, राशन कार्ड जिसके तहत गरीबों को अनाज मिलता है, ऐसी सुविधाओं से कुछ वंचित होने से, वंचित तो नहीं लेकिन इसमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनको विशेष उसमें लाभ और प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो ये रहा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैपिटल राजधानी लखनऊ, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए, हाल ही में कहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का घोषणा किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, तो ये किया गया है 7वां नंबर का, ये किया गया है नोएडा में। नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित किया जाएगा। इसमें नोएडा की एक और जगह उसके अंदर में गौतम बुद्ध नगर है, वहीं पे ये किया जाएगा। इसमें क्या होगा? तो भारतीय विरासत संस्थान एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय होगा जो भारत की समृद्ध मूर्त विरासत और संरक्षण अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा, यही काम करेगा ये। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। गोवा क्यों न्यूज़ में रहा है? तो यहाँ पे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा में ही कराना है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये गोवा में होना है। और कब होगा? तो ये नवंबर में होगा, 20 से 28 नवंबर में होगा।
और यह जो होगा नवंबर में, यह इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण होगा। ग्वालियर ये न्यूज में है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र ये ग्वालियर में उद्घाटन किया गया। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये पुराना है लेकिन अच्छा पॉइंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत किस स्थान पे है, तो ये है 5वें स्थान पर। और भारत जो है चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस के बाद ये 5वां स्थान पर है सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। और निर्मला सीतारमन से पॉइंट है एक और फैक्ट, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, कभी ना कभी ये पूछा जा सकता है। मुझे लगता है पूछा जा भी चुका है रेलवे के इधर एग्जाम्स में, बैंक्स में भी हो सकता है। वित्त राज्य मंत्री अभी पंकज चौधरी ने कहा, यहाँ कुछ नहीं है, अभी वित्त मंत्री ये हैं और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं। तो चलिए बाकी ये ऑप्शन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने लायक है। चौथा रैंक क्या है ये, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है और पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई पुरुष हॉकी टीम है। और इसी टीम में, इसी रैंक में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में, ये तो पुरुषों का रैंक हो गया भारतीय हॉकी टीम का। महिलाओं की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम 10वें स्थान पर है और नीदरलैंड पहले स्थान पर है। पुरुषों में भारत चौथे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के रैंकिंग में। 20वां स्थान ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 20वां है। और सभी ये हाल फिलहाल का रैंक है, ये सभी पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर और अमेरिका पहले स्थान पर है। 10वां रैंक किस लिए है, तो वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 10वां है और अमेरिका पहले स्थान पर है। दोनों में अमेरिका पहले स्थान पर है। चलिए अगला है, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये मुख्तार अब्बास नकवी को किया गया है। और ये तो हो गए राज्यसभा में सदन के उपनेता, ये ध्यान देंगे उपनेता की बात हो रही है, मुख्तार अब्बास नकवी। और वही बात करें उसी में राज्यसभा सदन के नेता के रूप में, तो ये थे उपनेता और ये नेता, उसके लिए चुना गया है श्री पीयूष गोयल को। देखिए यहाँ ऑप्शन भी हमने दिया है पीयूष गोयल को, उसी मैटर के लिए मैंने यहाँ रखा है, जो कि यहाँ फैक्ट्स में भी ला दिया हूँ। चलिए कोई नहीं। तो राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और राज्यसभा में सदन के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी हो गए। राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि अभी श्री एम वेंकैया नायडू हैं। और राज्यसभा में एक सभापति भी होते हैं, जो अभी हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण बच्चन नहीं याद रखेंगे, श्री हरिवंश नारायण सिंह हैं। अमित शाह ये भी न्यूज में रहे हैं। ये भारत में हाल ही में एक नया मंत्रालय बना है, कौन सा, सहकारिता मंत्रालय या सहयोग मंत्रालय। उसके सबसे पहले मंत्री अमित शाह ही बने हैं, जो कि पहले से गृह मंत्री भी भारत सरकार में हैं। एन वेणुधर रेड्डी ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो एम वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के महानिदेशक हाल ही में बनाए गए हैं। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में कुछ देख लें तो यहाँ पे 12 नवंबर 1947 को श्री महात्मा गांधी, जो हम लोग के बापू कहे जाते हैं, वो पहली बार और वो अंतिम बार भी था, एक बार ही वहाँ गए हैं 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो के हेडक्वार्टर में या प्रांगण कहिए। तो वो पहला और अंतिम था महात्मा गांधी का वहाँ जाना, वहाँ से 2 शब्द उन्होंने भाषण भी दिया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा गांधी पहली बार आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो कब गए थे। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में देख लेते हैं। उसका स्थापना है 1936 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल यही एन वेणुधर रेड्डी हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कुछ वन लाइनर में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी 2-4 और हैं। देखिए यहाँ से वन लाइनर में विद एक्स्ट्रा फैक्ट फटाफट देख लेते हैं। हाल ही में मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में किन्होंने शपथ लिया है, कंभमपति ये प्रति नहीं होगा यहाँ, कंभमपति हरि बाबू ने मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। इसकी घोषणा 6 जुलाई इसी मंथ में हो चुका था। धीरे धीरे ये लोग अभी शपथ ग्रहण ले रहे हैं, लेकिन घोषणा 6 जुलाई को ही हो गया था। हम लोगों ने ये लिस्ट कई बार देखा है, फिर भी आज भी देख लेते हैं, रिपीट हो जाएगा। तो मिजोरम के नए राष्ट्रपति ये बन गए। मिजोरम का राजधानी आइजोल है, मुख्यमंत्री जोराम थंगा है, गवर्नर हरि बाबू कंभमपति हो गए। ये इधर का उधर हो गया, ठीक है कोई नहीं। चलिए जो नए राज्यपाल 8 नए राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया था, 6 जुलाई को घोषणा किया था, वे कौन कौन हैं देखिए। हरियाणा में नए बने गए हैं बंदारू दत्तात्रेय, झारखंड में रमेश बायस और गोवा में PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्या,
कर्नाटका में थावरचंद गहलोत, और मध्य प्रदेश में मंगू भाई चंगू भाई चंगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल ये बने हैं मध्य प्रदेश के, जो कि पहले आनंदीबेन पटेल हैं, अब वो उत्तर प्रदेश के पूर्ण रूप से हैं राज्यपाल। मिजोरम हरिबाबू कंबमपति यहाँ वाला है, और हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बनाए गए थे। ये नए 8 राज्यपाल की नियुक्ति हो चुकी है, धीरे धीरे ये लोग अभी शपथ ले रहे हैं, इसीलिए न्यूज में कभी कभी आ रहा है। तो कल का न्यूज में ये था, कल परसों का। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक राज्य में नियुक्त किए जाते हैं, ये याद रखेंगे। और अनुच्छेद 153 के द्वारा एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में वहाँ राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो ये शक्ति अनुच्छेद 153 के द्वारा मिलती है। और धारा अनुच्छेद 356 की बात करें तो इसके द्वारा राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, अनुच्छेद 356 के द्वारा। और वही बात करें 352, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन, या जिसे राष्ट्रीय आपातकाल या इमरजेंसी कहेंगे, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये लगा सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के शक्ति से, धारा से। और एक और अनुच्छेद है 360, इसी से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, पूरे राष्ट्र में जब वित्तीय आपातकाल लगाना होगा अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाएगा, जो कि शुक्र का बात है कि भारत में ये कभी राष्ट्रीय आपातकाल इस तरह का वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स उम्मीद करता हूँ आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने फर्जी शिक्षा प्रमाण पत्रों को ट्रेस करने के लिए, यहाँ ट्रेस करने के लिए किस नाम से ब्लॉकचेन तकनीक लागू किया है? तो लेगिट डीओसी, डॉक जिसको डॉक्यूमेंट उसका शॉर्ट है ये, तो लेगिट डॉक या डीओसी। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया? इंटरनेशनल चेस डे मनाया गया, 20 जुलाई को मनाया गया है। 20 जुलाई 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के स्थापना दिवस के अवसर पर ये प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में जाने माने फिल्म निर्माता और कार्टूनिस्ट का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो गौतम बेनेगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? तो ये शिवाजी बनर्जी। ये प्रश्न मैं वेबसाइट पर टायर एजुकेशन का बहुत पहले दे दिया था, लेकिन मुझे कल ध्यान आया कि इसको मैं यूट्यूब पर नहीं कराया हूँ, तो आज लेकर आया हूँ इसे। मोहन बागान रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा शिवाजी बनर्जी को, और मोहन बागान रत्न पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित होता है, ये अलग से पॉइंट जरूरी है। हाल ही में फेडरल बैंक ने ग्राहकों की सहायता के लिए कौन सा सुविधा लॉन्च किया है? तो ये फेडी। फेडरल बैंक ने ग्राहकों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वर्चुअल असिस्टेंट, उसी का नाम रखा है फेडी, उसी को लॉन्च किया है, वर्चुअली कस्टमर्स को सहायता करेगा। तो ये बैंकिंग वाले एग्जाम्स में ज़्यादा चांस रहता है इस तरह का प्रश्न पूछने का, लेकिन बाकी लोग भी माइंड में रखेंगे, क्या पता कब कहाँ क्या पूछा जाए। फेडरल बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर अल्लुवा है जो केरला में है, स्थापना 28 अप्रैल 1931 को, MD एंड CEO श्याम श्री निवासन है, और टैगलाइन योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसका है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, हाल ही में हरेला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन है, कल मैंने कराया था इसको, उम्मीद करता हूँ सबको याद होगा। नहीं भी याद होगा तो जैसे भी हो करंट अफेयर्स टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर पढ़कर टेक्स्ट फॉर्म में, या कल वाला वीडियो फिर से देखकर, या आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर दें, और उम्मीद करता हूँ देखना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों, ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही ये टायर एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग तो काफ़ी बढ़े हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन में अभी बहुत पिछड़े हैं टायर एजुकेशन, तो इसको आप लोग सहयोग करेंगे तो ज़रूर हम लोग सफल हो जाएंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लासेज में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।